हेलो फ्रेंड्स, कैसा आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा केवीएस के बारे में वो सभी इंफॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए कि भाई केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसी कैसी होती है, कब तक आने की इनकी संभावना है, उसके अलावा क्या सिलेबस होता है, क्या पैटर्न होता है और किस तरीके से इसमें आपको जॉब मिलेगी। ये जितनी भी जानकारी है उसके बारे में एक एक करके आपको बताऊंगा। देखिए, आप में से जितने लोग वीडियो देख रहे हो बहुत से बच्चे इसके बारे में कुछ चीजें जानते होंगे, कुछ ज्यादा जानते होंगे, कुछ कम जानते होंगे और किसको कुछ भी नहीं पता होगा। तो ध्यान से पूरी वीडियो को देखना, जितनी भी A to Z आपको इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए वो सब आज की वीडियो के अंदर मैं आपको एक एक करके बता दूंगा। देखिए, पहले स्टार्ट करता हूं केवीएस के बारे में। अभी जैसे क्या होता है, बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि परमानेंट है या ये जो कॉन्टेक्चुअल होती है। देखो, केवीएस की जो वैकेंसी होती है परमानेंट वैकेंसी होती है। जो कॉन्ट्रेक्चुअल निकलती है वो आपकी फेब में अब निकलना स्टार्ट हो गई है। हर साल के अंदर फेब में निकलती है। जो कॉन्ट्रैक्ट पर होती है उसमें वो अलग होती है और ये परमानेंट वाली अलग होती है। ये ड्रीम जॉब होती है, अच्छी खासी सैलरी इसके अंदर मिलती है, बहुत सुविधाएं मिलती है इसके अंदर। ठीक है, अगर मैं कंपैरिजन करूं ना किसी भी स्टेट गवर्नमेंट से, सबसे बेटर क्वालिटी इसके अंदर मिलती है, चाहे एजुकेशन की बात हो, चाहे एनवायरमेंट की बात करो, चाहे सैलरी की भी बात हो। ठीक, उसके अलावा अगर बात करी जाए जो कॉन्टेक्चुअल वैकेंसी की, मैंने बताया अभी फेब के अंदर निकलना शुरू हो गई है। न्यूज़पेपर के अंदर जहां जहां आपका घर है वहां आसपास में देख लेना केवीएस का स्कूल होगा, तो न्यूज़पेपर में आ जाती है वैकेंसी के अंदर निकलने का। 2-4 वैकेंसी निकालते हैं, 5-6 निकाल देते, इससे ज्यादा नहीं निकालते। और मैंने अपनी लाइफ के अंदर मेरे ख्याल से 2 ऐसे लोग देखे जिनका अभी तक कॉन्टेक्चुअल में आया, वरना आता नहीं है किसी का। ठीक, लेकिन आपको इंटरव्यू देने जरूर जाना है, चाहे कॉन्टेक्चुअल हो। बताओ क्यों? उसका बेनिफिट आपको ही मिलेगा। एक तो आपको एनवायरमेंट पता चलेगा, दूसरी बात इंटरव्यू देने से, इंटरव्यू का लेवल इस वाले लेवल जितना नहीं होता, लेकिन इंटरव्यू देने से आपको कम से कम ये पता लग जाता है भाई किस तरीके का इंटरव्यू होता है। थोड़े एक माहौल से आप फ्रेंडली हो जाते हो। तो इंटरव्यू देने जरूर जाना। जो भी कॉन्टेक्चुअल निकली है देख लेना अपने आसपास में जहां पर भी है, वरना अपने टेलीग्राम ग्रुप पर मैं डालता रहता हूं जिस जिस स्कूल में निकली है। ठीक है, तो वो कॉन्ट्रेक्चुअल है, ये वाली आपकी जो है ना ये परमानेंट है। ठीक, तो ये कंफ्यूजन दूर हुआ। ये परमानेंट वैकेंसी आपकी होती है, अच्छी खासी सैलरी और बहुत ही बढ़िया जॉब होती है, ड्रीम जॉब होती है। ठीक, उसके अलावा ऑटोनोमस बॉडी है, इसके चक्कर में मत पड़ना बिल्कुल भी। ठीक, ऑटोनोमस बॉडी है लेकिन आपकी परमानेंट है और बहुत अच्छी खासी सैलरी आपको मिलती है। अब मैं बात कर लेता हूं कॉन्टेक्चुअल का, मैंने बता दिया। इसके अंदर आप लोग कौन कौन अप्लाई कर सकते हो, क्या क्या इसके अंदर आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, सिलेबस के बारे में, और आपके बताऊंगा कि वैकेंसी आपको कब तक देखने को मिलेगी। देखिए, अगर मैं इसके पेपर की अगर मैं बात करूं, अच्छा इससे पहले एक क्वेश्चन ये भी आता है जो खासकर महिलाओं की तरफ से आता है कि इसमें जो पोस्टिंग मिलती है दूर दूर मिलती है, तो वो हम तो अप्लाई नहीं कर सकते, हमारे हस्बैंड ने, हमारे घर वालों ने मना कर दिया। देखो, सिंपल से एक बात बताओ, जब इतनी बढ़िया जॉब आपको मिल रही है और उसके अंदर पोस्टिंग, नो डाउट इसके अंदर पोस्टिंग दूर भी मिल जाती है भाई, किसी को नॉर्थ ईस्ट डाल दिया, साउथ डाल दिया, दूर दूर डाल दिया, अपने होम टाउन में नहीं मिलती। तो अगर आपको परमानेंट जॉब मिल रही है और इतनी बढ़िया जॉब मिल रही है, फिर भी आप इस मेंटेलिटी के साथ अपने घर वालों को, अपने दोस्त यार को फॉलो कर रहे हो कि नहीं इसमें दूर डाल दिया जाता है, आपको बाहर रहना पड़ेगा, तो मेरे ख्याल से आपको थोड़ी मेंटेलिटी चेंज करनी पड़ेगी। आप पहले सिलेक्शन तो लेके दिखाइए इसके अंदर। जब इसके अंदर सिलेक्शन ले लोगे, जब इसके अंदर आप लोग पढ़ाना शुरू कर दोगे, कुछ टाइम के बाद आप अपने होम टाउन पर भी आ जाओगे। ठीक है, मैं उसके अंदर डिटेल में नहीं जाऊंगा कि आपको कौन सा स्टेशन वगैरह मिलेगा। उसके अलावा अगर मान लो किसी दूसरी वैकेंसी के अंदर नंबर आ गया जो आपके होम टाउन में, आपके स्टेट में निकलती है, देन आप इसको छोड़ भी सकते हो। मैंने भी ये वाला काम किया था। तो सिंपल सा पहले इसके लिए तैयारी करो, अपने बेरोजगारी के दलदल से बाहर निकलो और इतनी बढ़िया वैकेंसी आप लोग लीजिए। इस मेंटेलिटी को चेंज करिए, अपने फैमिली वालों की भी और खुद की भी। ठीक, बाकी आपके ऊपर डिसीजन है, मैं तो आपको समझा सकता हूं। देखिए, आज मैं बात करूंगा आपके पीआरटी और टीजीटी के ऊपर मेनली बात करूंगा, पीजीटी की इसी और दिन बात करूंगा। पहले इसके अंदर बात करता हूं अप्लाई कौन कर सकता है। जिन्होंने भी सीटेट का एग्जाम पास किया हुआ है वो इसके अंदर अप्लाई कर सकता है। पेपर 1 के लिए आपका पेपर फर्स्ट लेवल 1 होना चाहिए और पेपर सेकंड के लिए लेवल 2। बीएड वाले इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं पीआरटी के अंदर। हाँ जी, बीएड वाले इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं पीआरटी के अंदर। अभी एक कोर्ट केस चल रहा है राजस्थान के अंदर। देखो, जहां तक जितना भी डिसीजन है वो बीएड वालों के हक में दिखेगा, जहां तक उसकी संभावना है। तो बीएड वाले पीआरटी के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक, उसके अलावा इसका पैटर्न क्या रहेगा, देखिए बड़ी ही महत्वपूर्ण बात करने वाला हूं, जो मेरे ख्याल से आज की वीडियो की सबसे महत्वपूर्ण बात होने वाली है। जितनी भी आप लोग वीडियो देख रहे हो ध्यान से सुनना। कोई भी भर्ती निकलती है, उस भर्ती के कुछ नियम होते हैं, एक रिक्रूटमेंट रूल होते हैं कि इस भर्ती के अंदर ये योग्यताएं होनी चाहिए, पेपर ऐसा होगा वैसा होगा, ये सभी उस नियम के अंदर लिखे होते हैं। उन्हीं नियम के अंदर डिपार्टमेंट के अंदर बहुत टाइम से काम चल रहा है और वो नियम कब अपडेट हो जाएंगे इसकी जानकारी अभी मुझे भी नहीं पता और अभी शायद किसी को भी नहीं पता।
जैसे ही वो नियम अपडेट होंगे उसके बाद एग्जैक्ट चीजें आ जाएगी। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको वो चीजें बता रहा हूं जो पिछले सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जो 2018 में निकली थी, और कुछ संभावनाएं जो अपनी तरफ से आपको बता रहा हूं, ठीक है। बाकी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन वो नियम आने पर पता चलेंगे जब वो अपडेट हो जाएंगे, रिवाइज हो जाएंगे। क्योंकि जैसे टीजीटी पीजीटी वालों की बड़ी दिक्कत होती है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में दिक्कत होती है, परसेंटेज वगैरह में दिक्कत होती है, तो वो रिक्रूटमेंट रूल आने पर पता चलेंगे कि एग्जैक्ट आप लोगों के लिए क्या दिया हुआ है। जब तक मैं आपको सभी चीजें बताता हूं जो आपके लिए जानना जरूरी है। जैसे अगर मैं पैटर्न की बात करूं तो देखिए इसमें दो फेज आपके होते हैं। एक होता है आपका रिटन एग्जाम, ये होता है आपका 150 नंबर का, और दूसरी चीज होती है इसमें आपका इंटरव्यू, ये होता है आपका 60 नंबर का, ठीक है। पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, 150 क्वेश्चन के होंगे, चाहे पीआरटी टीजीटी पीजीटी कुछ हो। उसके अलावा फिर आपका इंटरव्यू होता है 60 नंबर का होता है। अब ध्यान से सुनना जो बात बताने वाला हूं, इन दोनों का वेटेज होता है 85:15 का, इनका वेटेज होता है। वो कैसे होता है इसको थोड़ा सा समझना। पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम में से फॉर एग्जांपल 150 में से आप 100 नंबर लेकर आ गए, ठीक, और मान लो कट ऑफ भी 100 पर लगी, तो जब आप 100 नंबर लेकर आ जाओगे तो उसको 85 में कन्वर्ट कर देंगे आपके रिटन एग्जाम को। उसके बाद आपके पास कॉल आएगी। अब बहुत से का ये भी क्वेश्चन आता है सर इंटरव्यू के लिए कब बुलाता है, कितनों को बुलाता है। देखो डिपेंड करता है बोर्ड के ऊपर, वो 2 गुना भी बुला लेता है, 2.5 गुना बुला लेता है, 1.5 गुना भी बुला लेता है। लेकिन कोशिश करिए अपना स्कोर 120 तक आप लोग कोशिश करना, तब आप लोग सेफ रहोगे। क्योंकि अगर मैं पर्सनली बताऊं ना, बहुत से लोगों को मैं ऐसा जानता हूं जिनका स्कोर 110 प्लस था लेकिन उनको जॉब नहीं मिल पाई, और बहुत से को ऐसे भी जानता हूं जिनके 100-105 थे लेकिन वो जॉब मिल गए। पता है उसका क्या फैक्टर था? इंटरव्यू। इंटरव्यू एक ऐसी चीज होती है जो गेम बना भी देता है और बिगाड़ भी देता है। लेकिन अगर आप रिटर्न एग्जाम में अच्छे नंबर लेकर आ जाओगे तो आप सेफ रहोगे, ठीक। तो अपना स्कोर 120 तक रखना। कट ऑफ की अगर मैं बात करूं, जैसे पिछले साल आई थिंक 95 पर कट ऑफ गई थी, उससे पिछली बार 100 पर थी, उससे पहले भी 100 पर थी। जनरल ओबीसी लगभग सेम देखने को मिलती है जो रिटर्न एग्जाम में होती है, लेकिन जो फाइनल बनती है उसमें अंतर हो जाता है। तो पहला काम है आपका रिटर्न एग्जाम में आपको लगभग 120 तक के आपके नंबर लाने। उसके बाद आपको इंटरव्यू की कॉल आएगी, इंटरव्यू आपका वो जगह बता देंगे, वहां पर आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू आपका 60 नंबर का होगा। फिर उसके अलावा जितने आपने रिटर्न में एग्जाम में नंबर लाए हो, जितने इंटरव्यू के नंबर लाए हो, उन दोनों को कंबाइन कर देंगे, और कंबाइन करने के बाद जो 85-15 की रेशियो है ना, इसके बाद आपको एक फाइनल कट ऑफ आपकी बन जाएगी कि इतने आपके नंबर बन रहे हैं, और अगर आप उस कट ऑफ को पास करेंगे आपका सिलेक्शन, ठीक। उसके अलावा ये इंटरव्यू के को मत करना भी तैयारी, इंटरव्यू की करना बाद में, इसके चक्कर में भी मत पड़ना। एक काम कर लेना इंटरव्यू, तब तक आप लोग चाहे तो मेरी वीडियो देख सकते हो भाई, इंटरव्यू मैंने अपना कैसे दिया था, कैसे कैसे क्वेश्चन मुझसे पूछे गए थे, उस वीडियो को एक बार देख सकते हो तो थोड़ा आपको एक आइडिया लग जाएगा। वरना पहला ध्यान अपने रिटर्न एग्जाम पर करिए कि कोशिश करिए 150 में से हम 120 तक अपना लाए ताकि सेफ रहे, ठीक। देखो एक प्रोसेस है, ये केवीएस का एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आपको एक प्रॉपर गाइड करने वाला चाहिए, ठीक। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहना, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपकी वैकेंसी तक आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक। तो वो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा, अभी नहीं बता सकता सारी चीजें एक साथ। पहले कोशिश करिए रिटर्न में 120 तक नंबर लाइए, देन उसके बाद आगे की चीजें बताऊंगा, इंटरव्यू वगैरह, ठीक। चाहे तब तक मेरी वीडियो देख सकते हो। पेपर ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, जस्ट मैंने जो आपको चीज बताई अभी कि भाई जो रिक्रूटमेंट रूल है वो अपडेट हो रही है, अब उसके अंदर पेपर ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, ये चीज उन्हीं के अंदर पता चलेगी। थोड़ी सी संभावना ये है कि पेपर आपका ऑनलाइन हो जाए, इसकी थोड़ी सी ज्यादा संभावना है। इसमें आपको सहूलियत भी हो जाएगी, ऑनलाइन एग्जाम से आपको सहूलियत होगी इसके अंदर, ठीक। तो ऑनलाइन ऑफलाइन का एग्जैक्ट रिक्रूटमेंट रूल आने पर ही पता चलेगा, लेकिन थोड़ी सी कह सकते हैं संभावना ऑनलाइन की है, और बाकी देखो उसके अंदर क्या चीज आएगी, उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कुछ भी। ऑनलाइन हो जाएगा तो ज्यादा फायदेमंद रहेगा। पेपर के अंदर आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर देखने को नहीं मिलती, ये चाहे आपकी कोई भी पोस्ट हो इसके अंदर। उसके अलावा बात करते हैं एज के ऊपर, इसके अंदर बड़ी कंफ्यूजन होती है। अब ध्यान से सुनना, जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं इसकी एज वगैरह के बारे में। देखिए अगर मैं बात करूं पीआरटी की, तो पीआरटी के अंदर एज होती है जनरल के लिए 30 साल। उसके अलावा अगर मैं बात करूं टीजीटी की, तो टीजीटी में जनरल के लिए होती है एज 35 साल। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं पीजीटी की, तो पीजीटी में जनरल के लिए होती है एज 40 साल। ये एज होती है जनरल कैटेगरी वालों के लिए जो इसके अंदर चाहिए होती है। उसके अलावा अगर मान लो कोई कैटेगरी का है, मान लो कोई ओबीसी है, तो ओबीसी को इसमें 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है इनके अंदर, ठीक है। आज मेरा पूरा फोकस पीआरटी टीजीटी रहेगा वैसे, तो उसके बाद में भी बात कर लूंगा क्योंकि कुछ और भी पोस्ट होती है इसके अलावा। तो ओबीसी 3 साल होती है, और उसके अलावा अगर बात करें एससी एसटी की, तो वो होती है आपकी 5 साल, ये रिलैक्सेशन मिलता है। उसके अलावा एक रिलैक्सेशन और बड़ा मिलता है, वो मिलता है खासकर महिलाओं को।
जो फीमेल कैंडिडेट होती है उनको प्लस 10 साल का रिलैक्सेशन मिलता है इस वैकेंसी के अंदर। अब ये भी क्वेश्चन आ रहा है कि सर हमारा जो रिलैक्सेशन रहेगा वो रहेगा, रिक्रूटमेंट रूल अपडेट हो रहे हैं या खत्म हो जाएगा? मेरे ख्याल से आपका खत्म नहीं होगा, आपका 10 साल रहेगा ही, ठीक है। तो आप उसके लिए बेफिक्र रहिए। अब देखिए, मान लो कोई पीआरटी का कोई बच्चा है, पीआरटी का कैंडिडेट है जनरल का 30 साल का, तो जो मेल कैंडिडेट है वो तो 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं जनरल वाले, लेकिन अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है तो आपको 10 साल का रिलैक्सेशन और मिल जाएगा, यानी आप 40 साल तक इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। ऐसी 10 साल का इन तीनों के अंदर आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ठीक, महिलाओं के लिए। अगर मान लो कैटेगरी वाली हो तो 40 के बाद, आपको ओबीसी है तो आपको 3 साल और मिल जाएंगे, एससी एसटी है तो और 5 साल मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसमें महिलाओं के लिए तो एज तो अच्छी खासी इसके अंदर दी हुई है। आई होप आप इसके बारे में सब समझ गए होंगे, एज का जो मैंने आपको चीज बताई। अब देखिए, इसके मैं थोड़ा सिलेबस के बारे में बात कर लेता हूं, क्या क्या सिलेबस है, कौन सी चीजें आपको पढ़नी है ताकि आपके एग्जाम में अच्छा स्कोर बने। उसके अलावा आपकी वैकेंसी के बारे में आपको कब तक देखने को मिलेगी, एक एक करके मैं करता हूं डिटेल में डिस्कशन। पहले बात करता हूं आपके सिलेबस के बारे में। ये आपका इधर पीआरटी का लिखा हुआ है, साथ के साथ मैं आपको टीजीटी का भी बताता जाऊंगा, ठीक है। साथ के साथ आपको टीजीटी का बताता जाऊंगा, इसको साइड में कर देना। देखिए, अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो पार्ट 1 के अंदर दिया होता है आपको इंग्लिश 10 नंबर की, हिंदी 10 नंबर की। बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सर इस पार्ट में अलग पास होना जरूरी होता है क्या? देखो, ये रूल था 2018 से पहले। उसमें क्या होता था, इस पार्ट में अलग पास होना पड़ता था, अगर उसमें आप पास नहीं हुए तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। लेकिन 2018 से इस रूल को हटा दिया, अब चाहे इनके अंदर आप 0 भी लेकर आ जाना, आपकी कॉपी चेक होगी। मतलब सच में लेकर मत आना। देखो, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जितने आप लोग वीडियो देख रहे हो ना, लाखों लोग वीडियो देखने वाले हो, लाखों लोग इसके अंदर फॉर्म भरोगे, लेकिन वैकेंसी रहती है कुछ हजार, ठीक। तो सोचो कितनी गलाकाट प्रतियोगिता है, एक एक नंबर बड़ा कीमती हो जाता है, ठीक। और जो यहां पर जो फाइनल मेरिट बनती है ना, पॉइंट से सिलेक्शन होता है, पॉइंट से सिलेक्शन। आप सोच सकते हो कितना कंपटीशन है, ठीक है। तो पार्ट ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि अलग अलग पास होना जरूरी है, तो ऐसा नहीं है, कुछ भी वो हट गया है। अगर मैं बात करूं इंग्लिश की 10 नंबर की, तो 10 नंबर में आपको क्या पूछा जाएगा, आपका पैसेज आ जाता है, ग्रामर आ जाती है, उसके अलावा वोकैब आपकी आ जाती है, बड़ी बेसिक आती है। करना क्या है इसके अंदर, एक तो डेली न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दो, उस न्यूज़पेपर से आपको बेनिफिट मिलेगा, पैसेज की प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, न्यूज़पेपर के अंदर नए नए वर्ड देखने को मिलेगी, वोकैब इंक्रीज होगी आपकी, और उसके अलावा थोड़ी सी करंट अफेयर से आप लोग जुड़ जाओगे, ठीक। तो डेली न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दो। उसके अलावा साथ के साथ यूट्यूब की इसके अंदर हेल्प लो। जैसे इंग्लिश में आपको ग्रामर करनी है, मान लो आपको टेंस करने हैं, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कुछ भी करना है, तो उस चैप्टर को उठाओ, यूट्यूब पर डालो, जो भी टीचर अच्छा लगे उस टीचर से उसको करके अपने नोट्स बनाते चलो। बुक मत लेना ग्रामर के लिए, अपने बनाओगे ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि मैंने भी जब जैसे तैयारी करी थी, जैसे इंग्लिश के अंदर ग्रामर करी थी, तो खुद के बनाए थे अपनी लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करो हिंदी की, तो हिंदी में भी आपको सेम ये चीज करनी है। अच्छा, वोकैब की बुक ले सकते हो कोई भी, जो इंग्लिश के अंदर जो वोकैब आती है, इंटोनियन, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वगैरह, कोई भी बुक ले लेना जो आपकी जैसे 12th लेवल तक का स्टैंडर्ड के जो पेपर होते हैं, एलडीसी हो गया, स्टेनो हो गया, जो टीचिंग के जो एग्जाम होते हैं, क्योंकि बहुत से आपके सेम एज इट इज कॉपी होकर पेस्ट हो जाते हैं, ठीक, तो घूमते रहते हैं वो, तो वोकैब की कोई भी ले सकते हो। हिंदी के अंदर भी सेम आपकी हुई होती है, भाई मान लो आपका पैसेज आ गया, ग्रामर आ गई, और आपकी ये पर्यायवाची विलोम शब्द वगैरह ये सब चीज आ गई। तो इसमें आप लोग एक काम करना, लूसेंट की आप लोग बुक ले लेना, ठीक, लूसेंट की बुक ले लेना, ये आपका काम चल जाएगा, ये आपका पूरा काम चला देगी। उसके अलावा चाहे तो एक आदित्य पब्लिकेशन की आती है, उसको भी ले लेना साथ के साथ। उसके अलावा यूट्यूब की हेल्प लेना, मान लो आपको संज्ञा करना है, संज्ञा बोलो, ग्रामर करनी है, वोकैब भी आपको करनी है, तो हिंदी के कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं जिनके अंदर ट्रिक लगती है, जैसा मैं खुद कराता हूं अपने चैनल पर, संधि हो गया, समास हो गया, ट्रिक के थ्रू कराता हूं। तो यूट्यूब की हेल्प लेना प्लस इन बुक की हेल्प लेना, आपका काम हो जाएगा, ठीक। और लूसेंट के अंदर आपको वैसे भी चीज दी हुई है हिंदी से संबंधित, जो आपको प्राचीन हिंदी है या साहित्य वगैरह कुछ चीज है, तो लूसेंट में वो सब चीजें आपका काम हो जाएगा। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, देखो एक चीज और ध्यान से सुनना, जितनी भी वीडियो के अंदर आज आपको चीजें बताने वाला हूं, उसमें आपको YouTube की तो हेल्प लेनी पड़ेगी, जिसमें आपको ट्रिक के थ्रू चीजें याद करनी है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि आपको ट्रिक के साथ साथ सारी चीजें समझनी भी है। जैसा आप हिंदी पढ़ रहे हो, तो हिंदी में आपको जैसे मान लो वर्ण पता होनी चाहिए, संधि समास पता होनी चाहिए, क्योंकि जब आप लोग इंटरव्यू के लिए जाओगे और इंटरव्यू में मान लो पैनल ने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लिया, तो आप उसको ऐसे ट्रिक से नहीं बता सकते, सर संधि अगर ये वाली संधि आ गई तो इसमें ई की मात्रा तो ये लगा देंगे, ऐसे इंप्रेशन, गलत इंप्रेशन पड़ेगा। तो ट्रिक के थ्रू भी करना और समझना भी चीजों को, ठीक। उसके अलावा अगर बात करें, ये हिंदी इंग्लिश टीजीटी में आपकी सेम आती है 10-10 नंबर की दोनों में, ठीक। उसके अलावा कंप्यूटर आता है आपका 10 नंबर का, चाहे पीआरटी हो चाहे टीजीटी हो। इसके अंदर आप लोग एक काम कर सकते हो, घटना चक्र की एक बुक आती है, उसको आप लोग ले सकते हो,
घटना चक्र की एक बुक आती है, उसको ले सकते हो 10 नंबर की कंप्यूटर। हिंदी इंग्लिश में आराम से आप लोग 18-19 तक लेकर आ सकते हो, ये आपकी आसान आती है, इतने आप ले आओगे। और घटना चक्र की 2 नंबर की जो कंप्यूटर की है, इसमें भी आराम से 8-9 नंबर तक लेकर आ सकते हो। साथ में इसमें यूट्यूब की हेल्प ले लेना आप लोग। देखो मैं किसी बुक का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, ना ही मैंने आज तक किसी का प्रमोशन करा है, ठीक। तो ये सिर्फ आपके लिए मैं चीजें बता रहा हूं, तो ये कर लेना, क्योंकि इसमें थोड़ा सा फोटो वगैरह के माध्यम से चीजें समझाई हुई है, और कुछ टर्म ऐसी होती है जो आपको समझ में नहीं आएगी, तो यूट्यूब पे हेल्प ले लेना, उनको सर्च करके आप लोग, ठीक। अगला क्वेश्चन आता है, ये भी आपकी याद 10 नंबर की टीजीटी में। रीजनिंग आती है आपकी 10 नंबर की और टीजीटी में आती है आपके 40 नंबर की। अब रीजनिंग जो आपकी पीआरटी में आती है बड़ी आसान आती है, 10 नंबर की। कोई भी XYZ बुक ले लो, उससे आपका काम हो जाएगा आराम से। आप लोग 8-9 नंबर तो कहीं नहीं गए, आपके 8-9 नंबर कहीं नहीं गए, इनफैक्ट 10 नंबर तक भी आप लोग ला सकते हो अगर आपने थोड़ी चीजें सही से कर ली। तो रीजनिंग आपकी ऐसी आएगी, आसानी आती है वो। टीजीटी में लेवल बढ़ जाता है, चैप्टर बढ़ जाते हैं और लेवल भी बढ़ जाता है, तो आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगी जो भी बुक लेकर आ पाओगे, ठीक। उसके अलावा जो जीके एंड करंट अफेयर होती है, पीआरटी में 10 नंबर का आता है, टीजीटी में आपका 40 नंबर का आता है। देखो जीके एक आपका एक ऐसा सेक्शन है, इसको ना तो कोई पढ़ा सकता है आपको सारा, ना ही आप लोग इसको सारा पढ़ सकते हो, ठीक। तो जीके जितना हो सके पढ़िए, इसको तो मैं कह ही नहीं सकता ये वाली बुक फॉलो करिए, यहां से आपका काम चल जाएगा, इससे बात नहीं बनेगी, ठीक। उसके अलावा करंट अफेयर की अगर मैं बात करूं तो करंट अफेयर आपके 2 से लेकर 4 नंबर तक के आएंगे, और अगर टीजीटी की बात करें तो उसमें लगभग आधे हो जाते हैं, आधे में लगभग आपकी जीके आएगी, आधे में करंट अफेयर आएगी। तो देखो करंट अफेयर को करने का एक सिंपल सा तरीका है जो मैं आपको बताता हूं। जैसे अगर मैं बात करूं 2018 से पहले, तो 2018 से पहले करंट अफेयर 40 नंबर की आती थी, ठीक है। तो लेकिन अब तो इसको कम कर दिया, 40 नंबर की आती थी पहले अगर मैं बात करूं तो, लेकिन अब तो 2-4 नंबर की आएगी। तो इसका तरीका ये होता है, मान लो आपका पेपर की डेट आ गई कि भाई 25 अगस्त को आपका पेपर होगा, फॉर एग्जाम्पल 25 अगस्त को आपका पेपर होगा, तो अगस्त तक की छोड़ देना करंट अफेयर। अगस्त से पहले जनवरी से लेकर जुलाई तक की जितनी करंट अफेयर है उनको डिटेल में पढ़ लेना। पीआरटी के लिए 2 से 4 नंबर के लिए भी आपको इतनी पढ़नी पड़ेगी, और टीजीटी के लिए भी इतनी पढ़नी पड़ेगी। अगर इसका एक शॉर्टकट तरीका बताओ तो शॉर्टकट तरीका ये है, मत पढ़ना, मैं आपकी करवा दूंगा करंट अफेयर, क्योंकि मैंने कहा ना जैसे पहले 40 नंबर की आती थी तो मेरे 35 नंबर तक आए थे। तो करंट अफेयर की आप टेंशन मत लेना, तैयारी तो मैं आपकी सभी की कराऊंगा, लेकिन थोड़ा सा अभी टाइम लग रहा है, अभी मैं दूसरे एग्जाम में थोड़ा बिजी हूं, सभी की तैयारी कराऊंगा। तो आप लोग चैनल से जुड़ जाना, सब्सक्राइब कर लेना, सभी की आपकी मैं तैयारी कराऊंगा, ठीक है। उसके अलावा और आपके जॉब तक रहूंगा, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोसेस है, इसमें आपको गाइड करने वाला कोई ना कोई चाहिए जो आपको चीजें बताता रहे। तो मैं आपके साथ जब तक जुड़ा रहूंगा, तो आप लोग जुड़ जाना, चैनल से सब्सक्राइब कर लेना। मैंने आपको बता दिया इसको करने का तरीका। उसके अलावा अगर मैं बात करूं आपकी पेडागोजी जो आती है आपकी 20 नंबर की, और इसमें आती है आपकी 40 नंबर की, ठीक। तो देखो पेडागोजी के लिए कोई भी जो पब्लिकेशन होता है, जो प्राइवेट पब्लिकेशन होते हैं, उनको फॉलो मत करना बिल्कुल भी, ठीक है। डोंट फॉलो देम। इसमें आपको फॉलो क्या करनी है, इसमें आपको 3 चीजें फॉलो करनी है। पहला तो मुझे कर लेना, जब मैं आपकी तैयारी कराऊंगा तो इन चैप्टर को कराऊंगा। दूसरी बात, अगर आपको बुक फॉलो करनी है ना, तो सबसे बढ़िया बुक आपको फॉलो करनी पड़ेगी, एनआईओएस की कर सकते हो, या फिर आप लोग इग्नू की बुक फॉलो कर सकते हो। जैसा आप पेडागोजी का सिलेबस देखोगे, इस सिलेबस को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा, सचिन एकेडमी पर, और इनका पेपर भी सोल्व कराऊंगा अलग अलग सब्जेक्ट का, तो एक आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई ये सिलेबस होता है, इस टाइप का पेपर आता है। तो पेपर को भी अपने यूट्यूब चैनल पर सोल्व कराऊंगा, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो पेडागोजी के जब आप चैप्टर को देखोगे ना, वो चैप्टर आपके एनआईओएस और इग्नू की किताबों में दिए हुए हैं, ठीक। चाहे आपका टीजीटी भी हो तो इग्नू फॉलो करना, और पीआरटी है तो भी इनको फॉलो करना। तो चैप्टर आपके इन किताबों के अंदर दिए हुए हैं, और सबसे बढ़िया सोर्स है एनआईओएस की किताबें और इग्नू की किताबें। इसलिए मैंने आपको कोई भी पब्लिकेशन नहीं बताया यहाँ पर जहां पर जरूरत थी वहां पर मैंने आपको बता दिया, इनको ज्यादा फॉलो करना। खरीदने की भी जरूरत नहीं है, ऑनलाइन आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ में, उससे पढ़ लेना, ठीक। तो पेडागोजी मैंने आपको बता दिया, बाकी जब मैं क्लास चालू कराऊंगा तब आपका काम हो जाएगा। ये कुछ ऐसा आता है, इसको ऐसे समझना जैसे DSSS के अंदर जो 100 नंबर का जो पार्ट भी आता है ना, उस तरीके का होता है, उसका लेवल थोड़ा और हाई होता है, लेकिन चीजें आपको सारी आती है, ठीक है। तो इस तरीके से आएगी तो आपकी हो जाएगी आराम से 18 तक आप लोग इसके अंदर मार सकते हो स्कोर। तो आपका ये भी कंप्लीट हो गया। उसके अलावा अब बात करते हैं सब्जेक्ट कंसेंट जो होते हैं 80 नंबर की। तो 80 नंबर में आपके 4 आती है चीजें। पहला होती है आपकी इंग्लिश और हिंदी जो आती है आपकी 20 नंबर की, ठीक है। टीजीटी तो आपका कंप्लीट हो गया पूरे 150 नंबर, अभी आपका पीआरटी चल रहा है। तो इंग्लिश और हिंदी आपकी यहां पर भी 20 नंबर की आ गई। अब क्या हो गया सर, यहां पर भी आपकी 20 नंबर दी हुई है, दोबारा 20 दे दी, ठीक है। अलग अलग दे दी, अब क्या कर सकता है भाई, बोर्ड है उसके हाथ में, कुछ भी है, कुछ भी कर सकता है वो। तो यहाँ पर कोर लैंग्वेज के नाम से दे दी कि जो 2 कोर लैंग्वेज है इंग्लिश और हिंदी, वो 20 नंबर की आएगी। अगेन आपको वही चीज फॉलो करनी है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया भाई पैसेज पढ़ना है, ग्रामर पढ़नी है,
वो क्या पढ़नी है, और साथ में थोड़ा सा जो शिक्षण होता है हिंदी के अंदर अगर मैं बात करूं या इंग्लिश के अंदर जो टीचिंग मेथोडोलॉजी होती है उसको आपको पढ़ना है। जब इनका पेपर मैं आपको सोल्व कराऊंगा 2018 वाला तो थोड़ा और आइडिया लग जाएगा। बड़ा स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपका। देखो 20 की यहां पर आ रही है, 20 की यहां पर आ रही है, 40 नंबर खाली आपको हिंदी इंग्लिश दिला रहे हैं, तो सोचो कितना बड़ा नंबर है। ठीक, उसके अलावा अगर बात करूं अगले सब्जेक्ट की जनरल साइंस जो आती है आपकी 20 नंबर की, देखो अच्छी खासी साइंस आती है 20 नंबर की जो जनरल साइंस आती है। इसमें पहले पता है सबसे पहला क्या काम करना, सबसे पहला काम करना आप लोग इसमें एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। सबसे बढ़िया काम है एनसीईआरटी। 6 to 10th क्लास तक की आप लोग एनसीईआरटी पढ़ना। जैसे 2018 में पेपर हुआ था ना, कई क्वेश्चन न्यूमेरिकल के आ गए थे, बड़ी कंफ्यूजन हुई थी और साइंस जो है अच्छी खासी लेवल की साइंस आई थी। तो अगर आपने 6 to 10th क्लास तक की एनसीईआरटी पढ़ ली तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अच्छा एक क्वेश्चन ये भी आता है कि सर अपने नोट्स कब दोगे, क्योंकि एनसीईआरटी अगर आपको ध्यान हो, जो बच्चे मुझसे सीटेट के पढ़े थे तो मैंने उनको अपने नोट्स दी थी। एनसीईआरटी 6 to 8 तक की दी थी, ठीक है, 9 10 की नहीं दी थी, क्योंकि वहां पर आपको 6 to 8 ही आता है। तो देखो सिंपल सी एक बात समझना, आई होप आप लोग इसको ध्यान से समझोगे, आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। जब मैंने सुपर टेट की वीडियो बनाई थी उसके अंदर भी उन्हें ये वाली बात कही थी कि भाई आपका सिलेबस बहुत ज्यादा है और इतने सिलेबस को नोट्स में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम चाहिए। लाखों लोगों ने वीडियो देखी, चाहे तो मैं आपको उनको नोट्स दे सकता था, लेकिन मैंने क्लियर मना कर दिया क्योंकि इतने कम टाइम में इतने सिलेबस को नहीं दिया जा सकता। सेम आपका भी सिलेबस बहुत ज्यादा है, इसको नोट्स में कन्वर्ट करने के लिए भी बहुत ज्यादा टाइम चाहिए, छोटे टाइम में नहीं दे सकता। अगर मैं चाहूं तो आपको केवीएस के भी नोट्स दे दूं, सुपर टेट के भी दे सकता हूं और 10 दिन के अंदर दे सकता हूं, और आप यकीन नहीं करोगे मैं लाखों रुपए की कमाई कर सकता हूं। लेकिन मैं आपको क्यों नहीं दे रहा हूं, आप लोग बच्चे तो हो नहीं, अच्छे बुरे का आप सभी को पता है, इतने मेच्योर आप लोग हो चुके हो। अगर मैं खुद अपना लाखों रुपए का नुकसान कर रहा हूं तो उसका मेन रीजन यही है क्योंकि यहां पर आपके फ्यूचर का सवाल है, और आपको पता है मेरी आदत, मैं कोई भी ऐसी चीज नहीं देता जिससे आपके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ो। तो अगर मैं आपको नोट्स नहीं दे रहा हूं, सुपर टेट वालों के लिए मैंने कहा कि भाई मुझे टाइम मिलेगा मैं बनाऊंगा, और फिर मुझे उसे डिटेल में बनाऊंगा, टाइम लगेगा। वही चीज आपसे भी मैं बोल रहा हूं कि इसमें टाइम मिलेगा तो मैं आपको बनाऊंगा, लेकिन तब तक आप लोग एटलीस्ट अगर 8 तक तो मैंने दे दी, 9 तो 10 तक की तो पढ़िए। जितने भी सब्जेक्ट के नोट्स हैं उनको मैं बनाऊंगा, मुझे टाइम मिलेगा। अभी मैं एमपीटेट और रीट वालों को अपडेट कर रहा हूं, देन उसके बाद आपके ऊपर आ जाऊंगा, क्लास भी चालू रहेगी और टाइम मिलेगा तो नोट्स भी डिटेल में बनाऊंगा। लेकिन सीधी सी एक बात ध्यान रखना, नोट्स के भरोसे मत रहना, कोचिंग के भरोसे मत रहना। जो इस एग्जाम को पास करेगा ना वो अपनी सेल्फ स्टडी से पास करेगा। ठीक, तो ये तो कहोगे कि आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत सी कंपनी ऐसी होती है जो मुझे बोलते हैं कि सर आप बड़े कच्चे हो मार्केटिंग के अंदर, आपको मार्केटिंग करनी ही नहीं आती, हम आपको इतना रिवेन्यू जनरेट करा देंगे। लेकिन मैं सुनता नहीं उनको बिल्कुल भी। ठीक है, मैं इस मामले में कच्चा ही रहना चाहता हूं। ठीक, तो अगर आप सोचो अगर मैं अपना लॉस कर रहा हूं, आपको चीज नहीं दे रहा हूं, तो वो सिर्फ आपके भले के लिए, आप इसलिए मैं आपको सही गाइडेंस दे रहा हूं। सेल्फ स्टडी ज्यादा करिए, जितना खुद मेहनत करके आप चीजें पढ़ोगे ना उतना ज्यादा आपके चांस बढ़ जाएंगे सिलेक्शन के। बाकी टाइम मिलेगा मैं आपको जरूर नोट्स बनाऊंगा जो आपके पूरे हेल्प करेंगे आपको अच्छे नंबर लाने में। ठीक, ये क्वेश्चन हो गया, तो प्लीज मेरे पास ज्यादा मैसेज मत करना कि बना दो, क्योंकि जल्दी का काम नहीं है। अगला सब्जेक्ट आपका मैथ्स जो आता है, आपका 20 नंबर का मैथ्स आता है। देखो मैथ्स में अगेन आपको वही चीज करनी है, कोई भी दिन में एक चैप्टर उठा लो, एक दिन में सारी चीज मत पढ़ने लग जाना, दिन में एक चैप्टर उठाओ। भाई मान लो आज मुझे नंबर सिस्टम करना है, नंबर सिस्टम उठाया, पेन रजिस्टर लेकर बैठ गए, उसके अलावा यूट्यूब पर खोल दिया, जो भी टीचर नंबर सिस्टम सही से बता रहा है अपने तरीके से नंबर सिस्टम को सोल्व करना स्टार्ट कर दिया। देन उसके बाद कोई भी बुक ले लो और बुक के अंदर उसमें क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो आप लोग। उसके अलावा जब मैथ्स करोगे तो इसमें आपको ट्रिक भी करनी पड़ेगी यार, लेकिन चीजों को समझते जाना। मैंने कहा ना इंटरव्यू के अंदर दिक्कत हो जाएगी, यहां पर ट्रिक से भी याद करना है और चीजें समझनी भी है, क्योंकि इंटरव्यू के अंदर इंटरव्यू वाले कुछ भी पूछ सकते हैं, XYZ, जीके पूछ लेंगे, मैथ्स पूछ लेंगे, उनके मन में जो भी है वो पूछ सकते हैं। वहां कोई सिलेबस नहीं होता है जैसे यहां पर सिलेबस दिया हुआ है। ठीक है, तो मेक श्योर आप चीजों को समझे ट्रिक के साथ साथ। तो मैथ्स आपकी 20 की हो जाएगी। उसके अलावा अगला सब्जेक्ट आपका ईवीएस, बड़ा खतरनाक सब्जेक्ट है। देखो आप में से जो यूपी वाले बच्चे होंगे ना, तो जब उन्होंने यूपी टेट का एग्जाम दिया होगा तो वहां पर ईवीएस आती है। तो देखो जो ईवीएस आती है, नाम ईवीएस होता है लेकिन भर देते हैं दुनिया भर की चीजें, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री वगैरह सब चीज भर देंगे, वही काम यहां पर भी होता है। तो 20 नंबर के अंदर आपको ज्योग्राफी भी करनी है, हिस्ट्री भी करनी है, मतलब कुल मिला के सारी चीज करनी है इस ईवीएस के अंदर। तो देखो मैंने आपको जो अपने नोट्स दिए थे एनसीईआरटी के, यूपी वालों को एससीईआरटी वाले भी दिए थे, तो तब तक वो पढ़िए। उसको पढ़ने के बाद थोड़ी 1-2 क्लास के मैं और आपको दूंगा, और उसके अलावा कोई भी आप पब्लिकेशन की बुक ले सकते हो जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो पहले तो आप चीजें डिटेल में पढ़ लोगे, उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, देखो ये एक जीके का सेक्शन थोड़ा एक ऐसा होता है ना, जैसे यहाँ पर जीके आ जाएगी, यहाँ पर थोड़ी साइंस और इसकी ईवीएस की जो जीके आ जाएगी, इसमें थोड़ा सा दिक्कत आती है, वरना आप 120 तक ला सकते हो केवीएस के एग्जाम में। ठीक, तो मैंने आपको सिलेबस बताया, पैटर्न बताया, आई होप यहां तक आपको समझ में आ गई होगी चीजें।
अब मैं बात करता हूं वैकेंसी के ऊपर, जिसके ऊपर आप लोग इतने परेशान हो। ठीक है, मेरे ख्याल से मैं भी इतना कभी परेशान नहीं हुआ था जितने आप लोग ज्यादा रहते हो, कब तक आएगी कब तक आएगी। सिलेबस तो आपका कंप्लीट नहीं हुआ, इतना तो मैं खुद कह सकता हूं। ठीक है, अगर वैकेंसी 1 महीने बाद आ गई ना तो आपका दिमाग घूम जाएगा। देखो, मैंने आपको शुरुआत में क्या चीज बताई कि केवीएस के अंदर क्या है, जो रिक्रूटमेंट रूल है, जो भर्ती के नियम है, वो अपडेट हो रही है, रिवाइज हो रही है। वो जैसे ही वो अपडेट हो जाएंगे, और वो कब तक होंगे, मेरे ख्याल से जल्दी होने की उनकी संभावना है। जैसे ही वो अपडेट हो जाएंगे आपको भर्ती देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो इसके अलावा एक और बात, जो केवीएस की जो वैकेंसी निकलती है ना, जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आता है तो नोटिफिकेशन के बाद 2 से 3 एग्जाम महीने के बीच में एग्जाम कंडक्ट करा लेता है जो बोर्ड होता है, तो टाइम आपको कम मिलेगा। तो मेरे कहने से आप लोग 1 साल अपना पूरा झोंक दो इसके अंदर, इधर उधर की चीजों को साइड में रख दो। भर्ती, अगर आपको कोई ये भी कहे ना कि भर्ती 2030 में आएगी, ठीक है भाई, लेकिन मेरे कहने से 1 साल तक कंटिन्यूसली पढ़ लो। अगर आपको जॉब ना मिले तो बताना। अगर आपको कोई 2030 2050 में भी कहे ना, सुनते जाओ, लेकिन 1 साल तक मेरे कहने से तैयारी कर लो, जॉब आपको मिल जाएगी। इतना मैं आपको इसके अंदर भरोसा दिला सकता हूं केवीएस के अंदर। ठीक है, लेकिन मेक श्योर आप थोड़ी ऐसी अपनी जो मेंटेलिटी है उसको चेंज कर लोगे। तो इसके रिक्रूटमेंट रूल अपडेट हो रहे हैं, अपडेट जल्दी हो जाएंगे। काफी टाइम से उनके ऊपर काम चल रहा है। एग्जैक्ट मैं आपको नहीं बताऊंगा कब तक होंगे, क्योंकि एक डिपार्टमेंट का प्रोसेस होता है। ठीक, जो अपने परिचित से बात करी थी, उन्होंने भी कहा था कि वे जल्दी होने की संभावना है, देन उसके बाद आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। ठीक, तो आई होप आप लोग मेरी बात को समझे होंगे कि वैकेंसी आपको 2022 में देखने को मिल जाएगी। इतना मैं आपसे बोल रहा हूं। आज से पहले मैंने जितनी बार भी 1-2 बार वीडियो बनाई है इस साल के अंदर, उसमें यही कहा है 2022, वरना उससे पहले मैंने कभी नहीं कहा। वरना लगभग हर 2 साल के बाद केवीएस के अंदर वैकेंसी आ जाती है, लेकिन इस बार लगभग 4 साल हो गए। लेकिन 4 साल में आपने मेरे मुंह से कभी नहीं सुना होगा कि अब आएगी वैकेंसी, अब आएगी। ठीक, तो अब मैं कह रहा हूं 2022 में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। उसका रीजन भी मैंने आपको बता दिया, काम भी चल रहा है, ऐसी बात नहीं काम नहीं चल रहा है, डिपार्टमेंट का काम भी चल रहा है। लेट लतीफ कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन काम चल रहा है। वैकेंसी 2022 में आपको देखने को मिलेगी, और मैंने आपको बता दिया रिक्रूटमेंट रूल आपके अपडेट हो रहे हैं और जल्दी वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो सिलेबस में अपना लग जाओ आज से ही। मैंने आपको बुक बता दी, पढ़ने का तरीका बता दिया, और थोड़े दिन बाद मैं आपके साथ जुड़ जाऊंगा, आपकी तैयारी भी कराऊंगा, और आगे तक रहूंगा जब तक आपकी वैकेंसी में आपको सिलेक्शन नहीं मिलता। ठीक, तो चैनल से जुड़ जाना, सब्सक्राइब कर लेना। सारी चीजें मैंने आपको डिटेल में खोलकर बता दी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपने दोस्त यार के पास शेयर कर देना, ताकि अगर उनको इन्फॉर्मेशन नहीं है, जानकारी नहीं है, उनको भी यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और अपना लग जाओ जी जान करके इसकी पढ़ाई करने में। थैंक यू।